Hello friends, a very good evening and welcome to Byju's Government Exam Preparation। ये जो हमारा बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल है, इसमें हम एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इस तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। और अभी जो इस लेक्चर में डिस्कस होने वाला है वो है डेली करंट अफेयर्स। तो ये जो डेली करंट अफेयर्स है, इस सीरीज में हम जो रोज के करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो रोज के करंट अफेयर्स है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, कोई बुक्स या फिर अवार्ड्स होते हैं या फिर बैंकिंग रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है। इसके अलावा अगर कोई न्यूज़ में किसी तरीके का मर्जर है या फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात जो खेल समाचार होते हैं, या फिर इसके साथ ही हम रोज कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, इसका मकसद ये है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत ना हो और आप धीरे धीरे जो है वो रिटेन कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 10 सितंबर 2020 का जो करंट अफेयर है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला इसमें सेशन है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले अर्थात नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है स्वनिधि संवाद। तो स्वनिधि संवाद क्या है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा क्या किया गया कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं मध्य प्रदेश के, उनके साथ संवाद किया गया अर्थात उनके साथ में कन्वर्सेशन की गई, जिसे कहा गया स्वनिधि संवाद। अब इसे स्वनिधि संवाद क्यों कहा गया? तो इसे स्वनिधि संवाद इसलिए कहा गया क्योंकि ये उन स्ट्रीट वेंडर्स के साथ में किया गया था जिनके द्वारा एक स्वनिधि स्कीम आई थी प्रधानमंत्री की, जिनके द्वारा उस स्कीम का लाभ उठाया गया। ये जो स्कीम आई थी वो आई थी 1 जून 2020 को। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों आई थी? तो ये स्कीम जो है उन पुअर वेंडर्स के लिए आई थी जो कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ था उससे प्रभावित हुए थे। तो जब भी किसी स्कीम का नाम आता है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है अर्थात उसका उद्देश्य क्या है। उसके अलावा अगर उसमें कोई डेट दी हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है वो कब शुरू हुई थी। साथ ही अगर उसमें कोई राशि दी हुई है, कोई उस स्कीम से संबंधित राशि दी हुई है, तो आपको वो याद रखना है। तो ये 3-4 बड़ी-बड़ी चीज़ें होती है जो कि आपको किसी भी स्कीम के बारे में ध्यान होनी चाहिए, जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो स्वनिधि स्कीम है ये प्रारंभ हुई थी 1 जून 2020 को। और ये किस लिए थी? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, अगर आप बोलें कि ये जो संवाद किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, ये मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही क्यों किया गया, किसी और राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ क्यों नहीं किया गया? तो इसका कारण था कि ये जो स्वनिधि स्कीम आई थी इसके अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें जो मैक्सिमम नंबर है 47% जो है वो अकेले मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ संवाद किया गया। इसके बाद में ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, इसके बारे में अगर डिटेल से हम बात करें तो पीएम स्वनिधि क्या है? इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसके बाद अभी हमने देखा ये कब चालू हुई थी, 1 जून 2020 को, और ये कब तक चलेगी? तो 2022 तक ये चलेगी। इसके अलावा इसका उद्देश्य हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स प्रभावित हुए थे उनके लिए है। इसके अलावा इसके जो की पॉइंट है वो ये है कि इसमें लगभग 50 लाख वेंडर ऐसे थे जो स्कीम के अंतर्गत आए। और वेंडर कौन हो सकते हैं? अब ये भी हो सकता है कि अगर 1 जून को स्कीम चालू हुई है तो उसके अगले ही दिन कोई स्ट्रीट वेंडर का काम चालू कर दे सिर्फ इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं मार्च 24 2020 से पहले से स्ट्रीट वेंडर थे, ये कार्य कर रहे थे, वो इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिशियरी होंगे, लाभार्थी होंगे। इसके अलावा इस स्कीम में क्या किया गया? तो इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें लगभग 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल जो होती है वो एक प्रकार से ऋण दिया गया। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो राशि, वो कैपिटल जो आपका जो डे टू डे बिजनेस होता है, रोजमर्रा का व्यापार होता है, उसके लिए आवश्यक होती है। हुआ क्या कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो लोगों के पास में जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो उन्हें अपने जो रोज का खर्चा होता है उसमें लगानी पड़ी, जिसके बाद में अगर लॉकडाउन के बाद में उनके द्वारा वापस कार्य शुरू किया जाता है तो एक वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। कार्य शुरू करने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर किसी
स्ट्रीट वेंडर को सब्जी का ठेला लगाना है, तो उस सब्जी को लाने के लिए भी उन्हें कुछ राशि की ज़रूरत होगी, उसके बाद ही वो उसे बेच पाएंगे। तो उसके लिए जो कैपिटल की आवश्यकता थी, लगभग 10,000 रुपये जो हैं वो इस स्वनिधि स्कीम जो थी उसके अंतर्गत दिए गए, और इसे 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किश्तों में जो है वो वापस लौटाया जाना था उस वेंडर्स के द्वारा, मतलब एक प्रकार का लोन जो है वो दिया गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो पीएम की स्वनिधि स्कीम थी उसके बारे में डिटेल में देखा। इसके बाद का जो अगला टॉपिक है उसमें भी एक स्कीम के बारे में ही बात की गई है, वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो अब आप देखें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो मत्स्य का मतलब होता है मछली, अर्थात ये जो योजना है ये मत्स्य पालन से फिशरीज सेक्टर जो है उससे संबंधित है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिससे जो फिशरीज सेक्टर है उसमें फोकस्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, अर्थात केंद्रित और सतत विकास जो है किया जा सके। अब मैंने आपको बोला था कि कोई भी स्कीम आती है तो उससे संबंधित जो राशि है कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है आपको वो पता होना चाहिए और समय अवधि पता होनी चाहिए। तो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसमें 20,050 करोड़ रुपए जो है वो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है, और इसके अलावा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेकर 24-25 तक। इसके बाद में अगर हम स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है उसके बारे में बात करें, तो ये स्कीम इंटीग्रेटेड, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज, मतलब मरीन का मतलब होता है जो समुद्री मछलियां होती है, और इसके अलावा इनलैंड फिशरीज का मतलब होता है कि हमारे जो समुद्र के अलावा अंदर जो नदियां हैं उसमें जो मछली होती है उन दोनों के ही एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए, उस मत्स्य पालन के विकास के लिए ये जो योजना है वो लाई गई है। इसके अगर हम मेन पॉइंट देखें तो हमने देखा कि इसकी जो राशि है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,050 करोड़ का है। तो यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि ये अभी तक का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ये जो फिशरीज सेक्टर है, मत्स्य पालन का क्षेत्र है, उसमें अभी तक इतना ज़्यादा निवेश नहीं किया गया था इस क्षेत्र में। और ये जो निवेश है ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अलावा इतना ज़्यादा निवेश करने से क्या होगा, अगर हम उसके बारे में चर्चा करें तो ये जो निवेश किया जाएगा इस मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत, तो इससे क्या होगा, जो फिश प्रोडक्शन है, जो मछली पालन का क्षेत्र है, उसमें लगभग 70 लाख टन जो है वो अगले 5 साल में बढ़ावा होगा। जो फिश प्रोडक्शन होता है उसमें 70 लाख टन तक का बढ़ावा होगा। इसके अलावा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो लगभग 55 लाख लोग जो हैं उन्हें प्राप्त होगा। इसके अलावा जो निर्यात किया जाता है मछलियों का या फिर इस क्षेत्र से संबंधित जो निर्यात होता है वो लगभग दुगना हो जाएगा, और वो दुगना होकर कितना हो जाएगा, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इसके साथ ही ये जो कैपिटल गैप है फिशरीज वैल्यू चेन में उसे एड्रेस करेगा। फिशरी वैल्यूज चेन में क्रिटिकल गैप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जो मछली है उसे प्राप्त तो कर लिया जाता है, उसे जाल में फंसा लिया जाता है, मछुआरे होते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो या तो उनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है, उससे क्या होता है कि वो रास्ते में ही खराब हो जाती है या फिर उसमें से बदबू आने लग जाती है, तो उसका जो वैल्यू चेन है, उसकी जो मूल्य श्रृंखला है वो खराब हो जाती है। तो इसे बेहतर करने के लिए और इसमें जो बीच में गैप है, अगर इन्हें कोल्ड स्टोरेज किया जाए और उसके बाद में इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाए या इसी तरीके के जो दूसरे कार्य हैं वो किए जाएं, तो इससे जो नुकसान होता है वो कम होगा। और इस तरीके से जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं, जो कि अभी तक 20 से 25% तक होते थे, वो कम होके 10% तक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो योजना है वो किस प्रकार से लाभदायक हो सकती है। इसके बाद में इसी सेशन में हमारा जो अगला टॉपिक है, अगली न्यूज़ है, वो है ई गोपाला ऐप। अब ये ई गोपाला ऐप क्या है, किससे संबंधित है, तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल, अर्थात एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल। मतलब ये एक ऐसा पोर्टल है जिसे किसान जो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। किस लिए, जो किसान लाइव स्टॉक्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनका पालन करते हैं, उनके द्वारा ये जो ई गोपाला ऐप है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ऐप का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है और इससे क्या लाभ होंगे, तो इस ऐप का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो
लाइव स्टॉक होते हैं, जो पशु होते हैं, उनका जो खरीदना या बेचना किया जाता है किसानों के द्वारा, वो एक प्रकार से डिजीज़ फ्री तरीके से किया जा सकेगा। वो ट्रैक कर सकेंगे कि जो पशु उनके द्वारा खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं वो रोग मुक्त हैं। इसके साथ ही ये जो ऐप है ये गुणवत्तापूर्ण जो प्रजनन सेवाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही ये एक प्रकार से जो फर्स्ट एड है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है अर्थात कृत्रिम गर्भाधान है, इस सभी की जो सुविधाएं हैं या फिर टीकाकरण और अलग प्राथमिक चिकित्सा या उपचार से संबंधित सुविधाएं हैं वो प्रदान करेगा। इसके साथ ही ये जो ऐप है ये जानवरों का जो न्यूट्रिशन होता है या फिर जो जानवर होते हैं उनको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसके अलावा उचित प्रकार की जो आयुर्वेदिक दवा होती है या फिर पशु चिकित्सा दवा दी जाती है, उनका उपयोग करने के बारे में जो जानकारी होती है वो किसानों को प्रदान करेगा। इसके साथ ही ये टीकाकरण से संबंधित, गर्भावस्था निदान से संबंधित जो तारीख होती है उस पर एक अलर्ट भेजेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई टीका है जो साल में एक बार लगाया जाना है पशु को, तो उसका जो अलर्ट है कि अब जो टीका है वो वापस लगाने का टाइम आ गया है, तो उससे संबंधित जो अलर्ट है वो भेजेगा किसान को जिसका वो पशु है, जिससे वो इन सभी चीज़ों को ट्रैक कर सके। अभी तक देखें तो इस तरीके का कोई ऐप नहीं था, लेकिन अब एक तरीके से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है जो कि किसानों की काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से हमने ई गोपाला ऐप जो है उसके बारे में देखा। इससे आपसे परीक्षा में आप प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है किसान रेल। तो अगर किसान रेल के बारे में आपको ध्यान हो और अगर आप हमारा ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है इसे रिलीजियसली और रोज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने किसान रेल के बारे में पहले भी चर्चा की थी। किसान रेल जो है और इसके अलावा किसान उड़ान जो है, इन दो चीज़ों को अनाउंस किया गया था हमारा इस वर्ष का जो बजट था उसमें। किसान रेल तो आप समझ सकते हैं जो रेलवे है उससे संबंधित है, और किसान उड़ान जो है वो एयरप्लेन से अर्थात एयरवेज से संबंधित है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो ऐसी फसलें होती है जो कुछ समय में खराब हो सकती है, जैसे टमाटर हुआ, तो टमाटर की फसल एक बार लगने के बाद कुछ समय में वो खराब हो सकती है, लेकिन अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जल्दी होना चाहिए। पहले जो फसल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था, हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल सब्जियां, तो उनका जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था तो वो रोड के द्वारा किया जाता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और उससे क्या होता है कि अगर किसी फसल को बहुत दूर भेजना है तो वो फसल खराब हो जाती है। तो इसके चलते जो हमारा बजट है उसमें किसान रेल और किसान उड़ान जो है उसकी घोषणा की गई थी। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो फार्म प्रोड्यूस होते हैं अर्थात जो कृषि उपज होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में इजी बनाएगा, उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। और इसी प्रकार से ये जो किसान रेल है ये प्रायोरिटी देगी फार्मिंग सेक्टर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, और जो पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने में। तो यहाँ आपके लिए एक प्रश्न है कि जो पहली किसान रेल थी वो किस दो स्थानों के बीच में शुरू हुई थी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपको इसका आंसर हम यहीं पे साथ में दे देंगे क्योंकि हम इस सेक्शन को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं। आप भी थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आपको पहले का कितना याद है। तो पहली जो किसान रेल थी वो 7 अगस्त को शुरू हुई थी। तो आप इसके आसपास का जो हमारा डेली करंट अफेयर का सेक्शन है उसमें देख सकते हैं, हमने ये डिस्कस किया है। ये शुरू हुई थी देवलाली जो कि महाराष्ट्र में है और दानापुर जो कि बिहार में है, उन दोनों के बीच में। और बाद में इसे बाई वीकली बना दिया गया क्योंकि इसके चालू होने के बाद में इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद में अब दूसरी किसान रेल चालू हुई है, और ये जो साउथ इंडिया है उसकी पहली किसान रेल है। मतलब हमने देखा ये वाली जो पहली किसान रेल चालू हुई थी ये नॉर्थ इंडिया में चालू हुई थी। अब दूसरी किसान रेल चालू हुई है, लेकिन साउथ इंडिया जो है उसके लिए ये पहली किसान रेल है, और ये चालू हुई है ताकि जो साउथ इंडिया के फार्मर्स हैं और इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया का मार्केट है उनको फैसिलिटी प्रदान करने के लिए। और इससे क्या होगा कि जिन दो स्थानों के बीच में ये चालू हुई है वहाँ पे रूट में जो जो स्थान आते हैं उन सभी को इसका फ़ायदा हो सकेगा। ये स्टार्ट हुई है अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में है, जो कि साउथर्न सेंट्रल रेलवे जो है उसके अंतर्गत आता है, और इसके अलावा आदर्श नगर जो कि दिल्ली में है, उन दोनों के बीच में। तो अब अगर यहाँ पर हम अनंतपुर की बात करें तो अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है उसके लिए ये बोला जा रहा है कि ये धीरे धीरे जो आंध्र प्रदेश है वहाँ का फ्रूट बाउल बन रहा है।
फ्रूट बाउल बनने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र को अगर बाउल से जोड़ दिया जाता है, जैसे राइस बाउल हुआ, फ्रूट बाउल हुआ, तो मतलब कि वहाँ पर उस चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ से उस चीज़ को बाहर भेजा जाता है। तो जो अनंतापुर है वो आंध्र प्रदेश का नया फ्रूट बाउल बन रहा है और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो भी फ्रूट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं उसमें से 80% फ्रूट जो है वो इस राज्य से बाहर जाते हैं और ये मुख्य रूप से जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, जिसमें दिल्ली, पंजाब जैसे जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। इसके अलावा अगर हम मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम कुछ यहाँ पर फैक्ट जान लेते हैं प्रोडक्शन को लेके कि आंध्र प्रदेश जो है वो टोमेटोज़ के लिए अर्थात टमाटर के लिए, इसके अलावा कोकोनट अर्थात नारियल के लिए, पपाया अर्थात पपीते के लिए और साथ ही चिलीज अर्थात मिर्ची का जो प्रोडक्शन है वो पूरे देश में पहले नंबर पर होता है आंध्र प्रदेश में। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश जो है उसे साउथ इंडिया जो है वहाँ की बिगेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो बोला जाता है। तो अभी के समय में क्या देखा गया कि कोविड के चलते यहाँ इन स्थानों पर जो फ्रूट प्रोडक्शन हुआ उसका ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम हुई और उसके चलते ये देखा गया था कि कुछ स्पेशल रेल सेवाएं जो है वो भी प्रदान की गई थी। तो अब इस प्रकार से जो किसान रेल चलाई जाएगी वो जो फार्मर है, जो किसान है, उनकी जो इनकम है उसे एक प्रकार से डबल करने में मदद करेगी और साथ ही क्या होगा कि ये जो किसान है उनको जहाँ पर अपनी जो फसल है उसका मूल्य बेहतर मिल रहा है और ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर वो अपनी जो फसल है उसे बेच पाएंगे। अगर किसी किसान को आंध्र प्रदेश में फसल का मूल्य अच्छा नहीं मिल रहा है लेकिन दिल्ली के किसी स्थान पर अपनी फसल का मूल्य बेहतर मिल रहा है तो वहाँ पर वो उसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो इस प्रकार से हमने किसान रेल जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी किसी राज्य का नाम आए तो आपको वहाँ की कैपिटल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर जो है वो पता होने चाहिए और कभी भी किसी देश का नाम आए तो उस वहाँ की कैपिटल और करेंसी आपको पता होनी चाहिए। साथ ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट जो भी वहाँ का हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर आंध्र प्रदेश का नाम आ रहा है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो आपके लिए जानना जो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो सब जगह आप देखते हैं कि हर स्टेट की एक ही कैपिटल होती है। जैसे मान लीजिए हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसके अलावा अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर। लेकिन आंध्र प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है जिसकी एक कैपिटल नहीं है। आंध्र प्रदेश जो है उसके लिए जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात जो कार्यकारी कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम। कार्यकारी कैपिटल का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव कार्यालय जितने भी हैं आंध्र प्रदेश के वो विशाखापट्टनम में हैं। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात जो विधायी कैपिटल है वो है अमरावती। इसके अलावा करनूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल है। इसके अलावा जो हैदराबाद है उसे भी आंध्र प्रदेश की कैपिटल माना जाता है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ष 2014 में एक लेजिस्लेशन पास हुआ था, उसके बाद में आंध्र प्रदेश जो है उससे तेलंगाना राज्य जो है वो अलग हो गया था। उससे पहले जब ये दोनों साथ में थे तब कैपिटल हुआ करती थी हैदराबाद। अब फिजिकली देखें तो फिजिकली हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में है। इसके अलावा अलग होने के बाद में आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया कि वो अपनी नई कैपिटल बनाएंगे। जो नई कैपिटल होगी वो होगी अमरावती। अमरावती के बारे में आपको पता होगा कि अमरावती जो है वो एक स्मार्ट सिटी है और ये काफ़ी ही एडवांस बनेगी। तो जब तक ये कैपिटल बनती है तब तक के लिए किसी कैपिटल की आवश्यकता थी। तो तब तक उनने डिसाइड किया कि जो हैदराबाद है उसे कॉमन कैपिटल रखेंगे जब तक कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती जो है वो नहीं बन जाती। उसके अलावा इनने ये डिसाइड किया कि विशाखापट्टनम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल रहेगी, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, करनूल जुडिशियल कैपिटल। इसके अलावा अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन। साथ ही यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अर्थात मुख्यमंत्री वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरल अर्थात द्विसदनीय है। इसके बाद में हमारी अगली न्यूज़ है वीर सावरकर फ्लाईओवर। तो ये जो वीर सावरकर फ्लाईओवर है इसे कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक फैक्ट पता लग गया कि कर्नाटक के जो CM है वो कौन है, BS येदियुरप्पा, और इनके द्वारा एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बैंगलोर में। बैंगलोर है कर्नाटक की कैपिटल अर्थात राजधानी। इसके अलावा ये जो फ्लाईओवर है ये 400 मीटर लंबा है और ये किस जगह पर है? तो ये मेजर संदीप यूनिकृष्णन रोड जो है वहाँ पर है। इसके अलावा इसे तैयार किया गया है बैंगलोर
महानगर पालिका जो है उनके द्वारा, जो कि बैंगलोर की सिविक बॉडी है। इसे बनाने में लागत लगी 34 करोड़ रुपीस और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू हुआ था सितंबर 2017 में। अब इसका इनॉग्रेशन जो है वो हो चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो वीर सावरकर फ्लाईओवर है ये किस जगह पर स्थित है। तो कर्नाटक के बारे में हम यहाँ पर फैक्ट देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी राज्य का नाम आता है तो आपको वहाँ का चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और लेजिस्लेचर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्नाटक स्थित है। ये कर्नाटक का मैप है। यहाँ पर हमने देखा कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा, गवर्नर वाजुभाई वाला और यहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो है बाई कैमरल अर्थात द्विसदनीय। इसके बाद में हमारा जो अगला सेशन है वो है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज़, अर्थात समाचार में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम मिस्टर ट्रम्प की। तो ये समाचार में क्यों रहे, तो ये नॉमिनेट हुए हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें जाननी आवश्यक है कि क्या जो मिस्टर ट्रम्प है वो पहली बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो नहीं, इससे पहले भी वो नॉमिनेट हो चुके हैं। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो हैं यूएस के प्रेसिडेंट। तो क्या अभी से पहले ऐसा कोई यूएस का प्रेसिडेंट है जो नोबेल पीस प्राइज जिसे मिला हो, तो ये सब चीज़ें अभी हम डिस्कशन में देखेंगे। अब किसने नॉमिनेट किया है डोनाल्ड ट्रम्प को, तो जो नॉर्वेजियन लॉ मेकर है टाइबिंग गैजेट, उनके द्वारा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। किस लिए किया गया है? मिडिल ईस्ट में जो डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा एफर्ट किए गए थे। क्या एफर्ट किए गए थे मिडिल ईस्ट में? तो डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा संयुक्त राज्य अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है और इजराइल जो है, उन दोनों के बीच में जो पीस करवाई गई थी उसके लिए जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्हें नॉमिनेट किया गया है। और नॉमिनेट किया गया है 2021 का जो नोबेल पीस प्राइज होगा उसके लिए। डोनाल्ड ट्रम्प को इससे पहले नोबेल पीस प्राइज 2018 जो था उसके लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। उस समय क्यों नॉमिनेट किया गया था? उस समय किया गया था क्योंकि इनके द्वारा जो रिकंसिलिएशन लाया गया था नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, अर्थात नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो समन्वय लाने का प्रयास किया गया था इनके द्वारा, उसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज जो है उसके लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इन्हें सिर्फ नॉमिनेट किया गया था, इन्हें मिला नहीं है नोबेल पीस प्राइज़। अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिन्हें ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है अब तक मिला है, तो वर्ष 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट जो हैं उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। इसके अलावा 1920 में वुड्रो विल्सन को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। इसके साथ ही 2002 में जिमी कार्टर को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। और बराक ओबामा के बारे में आपको पता ही होगा, 2009 में जो बराक ओबामा थे उन्हें पीस प्राइज़ मिला है। अब अगर ट्रम्प की बात करें कि ट्रम्प को इसके अलावा और कौन से जो अवार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प को मिल चुका है। अब आपके लिए एक प्रश्न कि इस वर्ष का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसे मिला है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम हमारा जो सेशन है उसे इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर सिर्फ मैं बोलती रहूँगी और आप सुनते रहेंगे तो आप सो जाएंगे। आप ये ध्यान रखिए कि आपको सुन के याद करना है और आपको अगर मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है ताकि आप जो है यहाँ पर अटेंटिव रह सकें। इसके अलावा 2019 में जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प हैं उन्हें टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन दी वर्ल्ड जो है वो अवार्ड मिला था। इसके साथ ही 2019 में बाई पार्टीसन जस्टिस अवार्ड जो है वो भी डोनाल्ड ट्रम्प को मिल चुका है। तो ये जो सब फैक्ट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम हमारी अगली पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं। तो हमारी अगली पर्सनालिटी है एलन मस्क। तो एलन मस्क के बारे में आपने सुना होगा। एलन मस्क कौन है? टेस्ला और स्पेस एक्स जो है उसके फाउंडर है। स्पेस एक्स क्या है? जो स्पेस एक्स है वो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एडवांस रॉकेट जो होते हैं उन्हें लॉन्च करती है और इसके फाउंडर हैं एलन मस्क। तो ये न्यूज़ है कि जो एलन मस्क हैं वो 3rd रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन उनके द्वारा शेयर्स जो होते हैं उनमें एक काफ़ी बड़ा मूल्य जो है वो उनने गवा दिया, काफ़ी बड़ी धनराशि उनने गवा दी, जिसके बाद में अब ये 3rd रिचेस्ट पर्सन जो है वो नहीं रहे और इसके साथ ही इनकी कंपनी के जो शेयर हैं उनमें काफ़ी गिरावट आई। इनके द्वारा जो राशि गवाई गई है फॉर्च्यून में वो लगभग इतनी ज़्यादा है जितनी भारत में कई बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी वर्थ है। जैसे कि अगर हम बात करें कि टाइटन है, HDFC लाइफ है या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट है,
इन कंपनी की जो टोटल वर्थ है वो उतनी है जितनी एलन मस्क ने गवा दी है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में केवल ऐसी 21 कंपनियां हैं जिनकी वैल्यू इससे ज़्यादा है जितनी एलन मस्क गवाकर जो अपना रिचेस्ट लिस्ट जो है उसके स्थान में नीचे आ गए हैं। अगर हम देखें कि अभी के समय में वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन कौन है तो वो है जेफ बेजोस। आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो लिस्ट है ये रियल टाइम है। हो सकता है ये जो लिस्ट है ये कल ही चेंज हो जाए। आज वर्ल्ड के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? ये है अमेजोन के फाउंडर। इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो रिचेस्ट पर्सन है वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके फाउंडर। इसके बाद में अगर हम एलन मस्क जो है उनके बारे में जाने तो एलन मस्क कहाँ से है? ये दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ के अमेरिकी उद्यमी हैं, अर्थात इनका जो जन्म है वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसके अलावा ये स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, इसके साथ ही ये द बोरिंग कंपनी के फाउंडर हैं और साथ ही ये x.com के फाउंडर है। x.com जो है अब उसे पेपल कहा जाता है। इसके साथ ही इन्हें 2010 में हाईएस्ट अवार्ड इन एयर और स्पेस जो है वो मिला था। इसके साथ ही इन्हें द FAI गोल्ड स्पेस मेडल मिला था बाय वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर एयर स्पेस रिकॉर्ड्स। इसके बाद में हमारा जो अगला सेक्शन है यहाँ पर वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। तो इसमें हमारी पहली न्यूज़ है RBI सीज्ड बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। तो RBI जो है उनके द्वारा आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट का जो बैंक है उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर सीज कर दिया गया है जो कि इफेक्टिव है जुलाई 28, 2020 से। इसके बाद में क्या होगा कि ये जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा स्वैच्छिक वाइंडिंग के लिए इसमें आवेदन किया गया था। आपको पता है कि पहले वोडाफोन अलग थी और आइडिया अलग कंपनी थी। अब इनका दोनों का मर्जर हो गया था लगभग 2 साल पहले और हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़ देखी कि इन दोनों के द्वारा मिलकर अपना जो नया लोगो है वो भी लाया गया। हमने आपको उसके बारे में भी बताया था। अब क्या हुआ है कि ये जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है इनके द्वारा ये जो पेमेंट बैंक है इसकी स्वैच्छिक वाइंडिंग अर्थात इसे स्वैच्छिक रूप से अब सीज करने के बारे में बोला गया था RBI को और अब ये सीज हो चुका है और अब ये काम में नहीं आएगा। तो इसके अंतर्गत क्या था कि जो ABIP है अर्थात आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स उसके लगभग 51% शेयर थे और इसके अलावा ग्रेसिम इंडस्ट्री लिमिटेड जो है उसके 49% शेयर थे और अब जो है इन्हें वॉलेंटरली अर्थात स्वैच्छिक रूप से इसे बंद करने के लिए इसे सीज करने के लिए बोला गया है। तो अगर हम यहाँ पर आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक जो है उसके बारे में बात करें तो ये फरवरी 2018 जो है उसमें बना था चौथी एंटिटी भारत की पेमेंट बैंक के रूप में। तो उस समय जो है भारत में लगभग RBI के द्वारा 11 फर्म थी जिन्हें पेमेंट बनाने के लिए जो लाइसेंस है वो दिया गया था और उस समय जो चौथी एंटिटी जो कि पेमेंट बैंक बनी थी वो थी आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि भारत का पहला पेमेंट बैंक जो है वो कौन सा था? तो भारत का पहला पेमेंट बैंक था भारती एयरटेल। इसके अलावा ये जो पेमेंट बैंक है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट इसे लाइसेंस मिला है टू ऑपरेट एज अ पेमेंट बैंक इन अप्रैल 2017 और इसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बिजनेस जो है उसका भी ऑथराइजेशन है। इट वॉज फाउंडेड इन 2016 और इसके अलावा इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आदित्य बिरला नावो। इसके बाद में हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो अगली न्यूज़ है ईज 2.0 इंडेक्स। तो सबसे पहले ईज जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ईज की फुल फॉर्म है एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इसके बाद में ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसे बनाया जाता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा। अब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन क्या है? तो जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है वो रिप्रेजेंटेटिंग बॉडी है जो बैंकिंग मैनेजमेंट है इंडिया का या फिर इंडिया में जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं उनकी। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है वो इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनका एसोसिएशन है और उनके द्वारा ये जो ईज 2.0 इंडेक्स है ये बनाया जाता है। इसको बनाने का एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो
पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके बीच में एक तरीके से हेल्दी कंपटीशन ला सके, ताकि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ये आपस में देख के कि किसी बैंक के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है तो दूसरा बैंक भी कोशिश करे कि उनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जाए। तो एक प्रकार से ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है उसे बढ़ावा देता है और बैंक जो है वो एक दूसरे से सीखते हैं, जिससे फलदायी परिवर्तन आता है, अर्थात जिससे फ्रूटफुल चेंजेस जो हैं वो आते हैं। अब अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में लगभग 6 विषय होते हैं, 6 थीम होते हैं जिनके आधार पर ये इंडेक्स बनाया जाता है और इन 6 विषयों के अंतर्गत 120 से अधिक उद्देश्य मैट्रिक्स जो हैं वो होते हैं। तो अगर हम इन 6 विषयों की बात करें तो ये 6 विषय हैं रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस अर्थात जो कस्टमर को किस प्रकार का रिस्पॉन्स देता है बैंक, क्रेडिट ऑफ टेक, साथ ही पीएसबी एज उद्यम मित्र फॉर एमएसएमई, मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं ये जो एमएसएमई सेक्टर होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो सेक्टर होता है उनको हेल्प करने के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। इसके बाद में डीपनिंग F1 एंड डिजिटाइजेशन अर्थात डिजिटलीकरण जो है वो कितना है इन बैंक में, और इसके अलावा बैंकों का जो गवर्नेंस है, जो शासन है वो कैसा है, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं अर्थात बैंक के जो कर्मचारी हैं वो किस प्रकार के हैं। तो इन सभी के आधार पर ये जो इंडेक्स है वो बनाया जाता है। अब ये जो इंडेक्स आया है अभी रिलीज हुआ है, अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो इसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसे फर्स्ट रैंकिंग मिली है। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेकंड और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अर्थात ओबीसी बैंक जो है उसे थर्ड स्थान पर रखा गया है। इसके साथ ही अभी हमने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की बात करी तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के सीईओ हैं सुनील मेहता। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये बनाया गया था 26 सितंबर 1946 में। इसके बाद में हम हमारे अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जो है बुक्स एंड अवार्ड्स अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार। तो इसमें आज हम देखेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर जो है वो एक काफ़ी ही फेमस पर्सनैलिटी है। इनके द्वारा कौन कौन सी जो पुस्तकें लिखी गई थी, कौन कौन सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई थी। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन ये कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, कुछ फेमस बुक्स जो हैं वो है। तो पहली है थॉट्स ऑन पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान पर विचार। दूसरी है रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, ये बुक भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनका निकनेम क्या है। इसके अलावा इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही इनके द्वारा पुस्तक ली गई थी हु वर द शूद्र, शूद्र कौन थे। इसके अलावा इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी द अनटचेबल्स। इसके साथ ही बुद्धा और कार्ल मार्क्स भी एक बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता लग जाती है कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो एक तरीके से जो बौद्ध धर्म है उसका पालन करने वाले थे, उसको मानने वाले थे। इसके बाद में अगली बुक इनके द्वारा लिखी गई थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये भी इसी से संबंधित है। एक बुक और लिखी गई थी इनके द्वारा मनु एंड द शूद्र। तो ये सभी जो बुक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनके द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्हें बाबा साहेब भी बोला जाता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात खेल समाचार। इसमें जो न्यूज़ है वो ये है कि प्लेयर्स स्पॉट जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इनके द्वारा क्या किया गया है, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, ये दोनों क्रिकेटर्स हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने से क्या होगा कि ये जो अपने आगामी अभियान होंगे, जो अपकमिंग कैंपेन होंगे, उनको प्रमोट करेगा और जो एंगेजमेंट एक्टिविटी है उसे बढ़ाएगा। तो ये जो वेबसाइट है प्लेजर स्पॉट, ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स वेबसाइट है वेयर यू कैन यूज़ योर स्पोर्ट्स नॉलेज टू अर्न सम रियल कैश प्राइजेस एंड गिफ्ट। मतलब जैसे आप ये बता के कि किसी प्लेयर के द्वारा इस मैच में कितने रन बनाए जाएंगे या इस तरीके की आपकी जो स्पोर्ट्स नॉलेज है उसका उपयोग करके आप यहाँ पर प्राइज और गिफ्ट जीत सकते हैं। अब ये किसी तरीके की गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन ये कानूनी रूप से सुरक्षित है और ये 100% कानूनी है। तो इस प्रकार से ये जो प्लेटफॉर्म है प्लेयर स्पॉट का, ये अभी कोविड-19 के समय में क्या कर रहा है कि एक प्रकार से जो लोग हैं जो कि अब मैदानों में जाकर क्रिकेट नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें वर्चुअली एक एक्सपीरियंस दे रहा है ताकि वो स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रह सकें। और ये काफ़ी ही जो कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देखेंगे स्मृति मंदाना के बारे में कि ये जो स्मृति मंदाना है
ये महाराष्ट्र से है एंड शी इज़ द ओनली सेकंड इंडियन क्रिकेटर टू फीचर इन फॉरेन T20 लीग। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ जो है इम्पॉर्टेंट डेज। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डेज का हमारा सेक्शन है इसमें हमने जनवरी से शुरुआत करी थी और अब हम आ गए हैं सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस पे। तो हम बात करेंगे 14 सितंबर की। 14 सितंबर मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। अब 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो इसे हिंदी दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया जो थी उनके द्वारा हिंदी जो कि देवनागरी लिपि जो है उसमें लिखी जाती है उसे 1949 में भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके रूप में स्वीकार किया गया था। इसके बाद में 15 सितंबर जो है उसे मनाया जाता है इंजीनियरिंग डे के रूप में। ये भारत में मनाया जाता है, पूरे विश्व भर में नहीं। भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये ट्रिब्यूट देने के लिए है जो एक इंडियन इंजीनियर थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। उनका नाम था मोक्षागुंडम विश्वेश्वराया। इसके बाद में 16 सितंबर को मनाया जाता है मलेशिया दिवस के रूप में। 15 सितंबर है उसे मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में। इसे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि जो लोग हैं उन्हें पता हो कि जो लोकतंत्र है वो लोगों से ही शुरू होता है और वो लोगों पर ही निर्भर है। और ये मनाने का मतलब है ताकि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो डेमोक्रेसी है, उसे बढ़ावा मिल सके। इसके बाद में 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे अर्थात विश्व ओजोन दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, 16 सितंबर को 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो साइन हुई थी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, तो वो ओजोन से संबंधित है और इसे 16 सितंबर को साइन किया गया था, इसलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे के रूप में। ये जो ओजोन डे है इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उनके द्वारा घोषित किया गया है ताकि जो लोग हैं उन्हें जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है उसके बारे में जागरूक किया जा सके और इसका जो सॉल्यूशन है वो ढूंढा जा सके। इसके बाद में 19 सितंबर जो है उसे मनाया जाता है इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे। इसके बाद में 21 सितंबर जो है इसे मनाया जाता है यूनाइटेड डे ऑफ पीस के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। यूनाइटेड डे ऑफ पीस आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। ये पहली बार मनाया गया था 1982 में। इसके बाद में 21 सितंबर जो है उसे वर्ल्ड अल्जाइमर डे अर्थात विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे उनके बारे में चर्चा करी। अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसमें हम रोज कुछ स्टैटिक फैक्ट देखते हैं ताकि आप धीरे धीरे जो है इसे रिटेन कर पाएं और आपको एक साथ में बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता ना हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फैक्ट में, लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। उसमें हम बात करेंगे कई फेमस पर्सनैलिटी और उनके क्या निकनेम थे। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है महात्मा गांधी, उनका निकनेम था बापू। ये आपको सभी को पता होगा और उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता था अर्थात उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। इसके बाद में दूसरा है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी तो जो थे उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्हें लोकमान्य कहा जाता था। इसके बाद में हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्हें गुरुदेव कहा जाता था। इसके बाद में आती है बात पंडित मदन मोहन मालवीय की। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे उन्हें महामना कहा जाता था। इसके बाद में खान अब्दुल गफार खान जो थे उन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफार खान को। इसके साथ ही इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता था। इसके बाद में वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था अर्थात भारत के लौह पुरुष। लाला लाजपत राय जो थे उन्हें लॉयन ऑफ पंजाब या फिर पंजाब केसरी जो है वो कहा जाता था। इसके बाद में चित्तरंजन दास जो थे उन्हें कहा जाता था देशबंधु। इसके साथ ही CF एंड्रयूज जो थे उन्हें कहा जाता था दीनबंधु। तो डिफरेंस याद रखिएगा देशबंधु और दीनबंधु में। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, ये आपको पता होगा। इसके बाद में C राजगोपालाचारी जो है उन्हें CR भी कहा जाता था, जैसे C राजगोपालाचारी का शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसके साथ ही इन्हें राजा जी भी कहा जाता था। इसके बाद में सरोजनी नायडू जो है उन्हें भारत की कोकिला अर्थात
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में CN अन्नादुरई जो है उन्हें अन्ना कहा जाता था। तो इस तरीके से हमने कुछ फैक्ट देखे, आप धीरे धीरे इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको पता है हमने जो अभी इनिशिएटिव चलाया है जिसमें हम सबसे पहले जिन लोगों ने क्वेश्चंस का जवाब दिया उनका जो नाम है ये यहाँ पर लेते हैं और उन्हें एक तरीके से अप्लॉज करते हैं। तो कल का जो डेली करंट अफेयर था उसमें सोनिका खंडेलवाल, श्रवण कुमार, प्राची सिंह और विकास कुमार ये वो लोग थे जिनके द्वारा सबसे पहले जो आंसर है वो दिया गया। अब आज के मैं आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और इनका आंसर आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें देना है। इसके अलावा हम रोज जो है कोशिश करते हैं कि लगभग 7 बजे के आसपास आपको ये जो डेली करंट अफेयर है वो मिल जाए। तो हम इसको देने में पंचुअल हैं, आप भी पंचुअल रहिए इसे देखने में और इसे फॉलो करने में, ताकि जो आपकी नॉलेज है वो इम्प्रूवमेंट हो सके। इसके साथ ही ये जो PPT यहाँ पर यूज़ की जाती है इसका जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसे डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्वनिधि स्कीम इज रिलेटेड टू। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, गिविंग लोन्स टू MSME सेक्टर, गिविंग लोन्स टू फिशरमैन, टू हेल्प पुअर स्ट्रीट वेंडर्स और टू हेल्प मल्टीनेशनल कंपनीज। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है फर्स्ट किसान रेल इज रनिंग बिटवीन विच टू प्लेस। कौन से 2 स्थान है जिनके बीच में पहली किसान रेल जो है वो चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी देवलाली जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से बिहार जो कि दानापुर में है वहाँ पर, या फिर आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और दिल्ली में आदर्श नगर के बीच, या राजस्थान में जयपुर और दिल्ली में आदर्श नगर तक, या फिर बिहार में दानापुर और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर के बीच में। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है? एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिचाई या फिर जेफ बेजोन। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है वीर सावरकर फ्लाईओवर इज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन विच स्टेट। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है विच प्लेटफॉर्म हैज डिक्लेयर्ड भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंदाना एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। प्लेयर स्पॉट, पेटीएम, आईकोर या अमेजॉन। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं इन सभी का हम कहीं ना कहीं डिस्कशन कर चुके हैं आज। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड। 10 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर और 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड आयरन मैन। लौह पुरुष जो है वो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इंदिरा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर लाला लाजपत राय को। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बुक हु वर द शूद्रास। हु वर द शूद्रास नामक की जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सॉरी फॉर द मिस्टेक। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, चौथा ऑप्शन है सरोजनी नायडू। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। भारतीय बैंकिंग संघ का अध्यक्ष कौन है? सुनील मेहता, आलोक मेहता, आदित्य पुरी या फिर उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक स्टैब्लिश्ड। आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2013 में, 15 में, 16 में या फिर 2017 में। तो यहाँ पर हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये जो डिस्कशन है इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।